हाँ जी, क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ। आपको तो मेरे को देखने की आदत लग चुकी होगी, बट मैं इसलिए तुम्हें इतना दिख रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर बहुत बढ़िया हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आना चाहिए। ठीक है, चलो आज हमारा सेशन नंबर 2 है। अब इससे लास्ट वाले में हमने 54 के बारे में समझा। अब जो हम करेंगे वो 50B स्लम सेल की बात करेंगे, और फिर उसके बाद बात करेंगे 46A जो बायबैक वाला है। इन दोनों की रिवीजन जो होगी वो इस 10 मिनट या 11 मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं स्लम सेल की। अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है स्लम सेल का, तो स्लम सेल वाले केस में ना कुछ बातें आपको ध्यान में देनी पड़ेंगी। स्लम सेल का मतलब पहली बात क्या होता है कि अगर आपने पूरा डिवीजन बेच दिया, अगर आपने पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, अगर आपने पूरी की पूरी यूनिट बेच दी, तो गवर्नमेंट ने कहा वो स्लम सेल है। अगर आप इंडिविजुअल एसेट बेच रहे हो फिर कैपिटल गेन नॉर्मल निकलेगा, उस केस में कोई स्लम सेल की बात नहीं है। अगर आपने पूरा बिजनेस बेचा, पूरी अंडरटेकिंग बेची, पूरा डिवीजन बेचा, उस केस में गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 50B स्लम सेल वाला एप्लीकेबल होगा। सर स्लम सेल की टैक्सेबिलिटी कैसे करते हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जब तुम पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेचते हो तो पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को ही ये कैपिटल एसेट मान लेते हैं, तो इंडिविजुअल कैपिटल गेन नहीं निकलता, कंबाइन निकलता है। सर कंबाइन कैसे निकलेगा? सेल प्राइस क्या लेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला दो एफएमबी क्वेश्चन में दी होंगी, एक तो FMB1 और एक FMB2। FMB1 का मतलब क्या है? जो तुमने अंडरटेकिंग ट्रांसफर की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। FMB2 का मतलब क्या है? जो अंडरटेकिंग में एसेट ट्रांसफर की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अब FMB कैसे निकालनी है वो क्वेश्चन का मैटर नहीं है, हमारे एग्जाम का मैटर नहीं है। तुम्हें जो FMB दी होगी उसमें से हायर वाली FMB जो है, मतलब सिंपल सी बात समझ लो, रटने वाला एक बच्चा ध्यान दे, जो हायर वैल्यू दी होगी उसी हायर वैल्यू को तुमने सेल प्राइस बनाना है। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो एक्चुअल सेल प्राइस दिया तुम्हें 100 रुपए, FMB1 दी है 120 रुपए, FMB2 दी है 150 रुपए, तो 150 रुपए बनेगा। मतलब जो हायर वैल्यू होगी ना वो तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा पूरी की पूरी अंडरटेकिंग का। अब बच्चा कह रहा है ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि हमारा हायर वाली जो वैल्यू होगी वो सेल प्राइस बना देंगे। सर कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट इंडिविजुअली लेनी, जो तुम्हारी पूरी अंडरटेकिंग की नेटवर्थ होगी वो तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी। सर नेटवर्थ कैसे निकलेगी? सिंपल सी बात है, तुम्हें जो तुमने अंडरटेकिंग ट्रांसफर की है उसकी बैलेंस शीट दी होगी, उसके एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देना। सर एसेट में कौन कौन सी एसेट लेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो एसेट दो ही तरह की होती हैं, या तो डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल। अगर वो डेप्रिशिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, मशीन हो गया, तो इनकी लेनी है WDV, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो तुम्हें एज पर इनकम टैक्स WDV दी होगी उसको तुम्हें कंसीडर करना है। फिर जो तुम्हारी नॉन डेप्रिशिएबल है, जैसे डेटर हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका कोई और अदर एसेट हो गया जो नॉन डेप्रिशिएबल में आती है, उसकी लेनी है बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू होगी वो तुम वहां पे ले लेना। और एक बात और ध्यान देना, जब तुम एसेट की वैल्यू लोगे उसमें रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना। अगर उसने बोला कि एसेट की वैल्यू 4 लाख की है, रिवैल्यू करने के बाद 6 लाख की है, हम 4 लाख के बेस पे नेटवर्थ निकालेंगे, 6 लाख के बेस पे नहीं निकालेंगे, रिवैल्यूएशन इग्नोर करना है। तो डेप्रिशिएबल की WDV ले लेना, नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू ले लेना। उसके बाद अगर कोई एसेट तुम्हारी 35AD वाली है, 35AD का मतलब क्या है? याद करो PGP का चैप्टर, 35AD वो 14 बिजनेस, अगर वो एसेट है तो उसकी वैल्यू लेंगे नील, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉस्ट में 35AD में अलाउड हो चुकी होगी। फिर अगर कोई तुम्हारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अब मान लो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू भी हम नील लेके चलेंगे, क्योंकि गुडविल की वैल्यू सेल्फ जनरेटेड वाले की हम नील लेके चलते हैं। अब ये तुम्हारी एसेट्स आ गई, उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो। अब लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया, जो भी है लायबिलिटी माइनस कर दो, वो तुम्हें क्वेश्चन में दी होंगी, तुम्हारी नेटवर्थ आ जाएगी। इस नेटवर्थ को सेल प्राइस में से माइनस कर दो, तुम्हारा कैपिटल गेन आ गया। सर क्या कोई इंडेक्सेशन नहीं करना? नहीं करना, स्लम सेल में कोई भी इंडेक्सेशन नहीं करना होता। सर अब जो कैपिटल गेन आया वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे निकालेंगे? जब तुम्हारी अंडरटेकिंग बनी और जब तुम्हारी अंडरटेकिंग ट्रांसफर हुई, अगर इसके बीच का गैप अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो सारा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म गेन आएगा, अगर 36 मंथ तक है तो सारा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म आएगा। सर क्या यहां पे 24 महीने चेक नहीं करना? नहीं, स्लम सेल वाले केस में अभी भी 36 मंथ के बेस पे कैलकुलेशन करनी है, ये बात ध्यान दो। उसके बाद सर जैसे कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि जब अंडरटेकिंग बिकी, उस अंडरटेकिंग में इतना स्टॉक इन ट्रेड भी था, तो स्टॉक इन ट्रेड में तो PGP की इनकम आती है, तो क्या यहां पर PGP की इनकम आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर तुमने पूरी अंडरटेकिंग बेची है, उस अंडरटेकिंग में चाहे स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना हो, वो भी कैपिटल एसेट बन चुका है, तो जो आएगा वो कैपिटल गेन आएगा। PGP हेड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार चेक कर लो सारी बातें, देखो यहां पे क्या लिखा है फटाफट से। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कहां गया मेरा पेन, ये देखो जी,
यहां पे देखो जी, तो स्लम सेल जिस ईयर में स्लम सेल करोगे उस ईयर में टैक्सेबल है, 36 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म है, पीजीपी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कोआ एंड कोई क्या बनेगा, नेटवर्थ एसेट माइनस में लाइबिलिटी। अब नेटवर्थ कैसे निकलेगी, रिवैल्यूएशन इग्नोर करेंगे, नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू, डेप्रिशिएबल की डब्ल्यूडीबी। इंडेक्सेशन अलाउड होता नहीं है। सेल प्राइस क्या लेंगे, हायर ऑफ एफएमवी 1 और एफएमवी 2, इनमें से हायर वाली जो होगी वो तुम्हारी सेल प्राइस बनेगा। ये सारी बातें स्लम सेल में निकल के आती हैं। मेरी बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है स्लम सेल वाला, अगर आप उसको करोगे तो बहुत मजा आएगा और तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है स्लम सेल वाला, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब एक सेक्शन फिर हमारा आता है 46 कैपिटल ए, ये हमारा बायबैक की टैक्सेशन है। अब बायबैक की टैक्सेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट क्या आई है जी, बायबैक में 1 अक्टूबर 2024 से पहले का लॉ अलग है, 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद का लो अलग है। कान खोल के सुन लेना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि बायबैक कंपनी ने किया कब है। अभी तक बायबैक में क्या होता था कि अगर कंपनी अपने शेयर बायबैक करती थी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कंपनी का शेयर खरीदा था 200 रुपए का, कितने का खरीदा था, 200 रुपए का आपने शेयर खरीदा था। कंपनी ने कहा कि हम ये शेयर बायबैक करेंगे 800 में, तुमने खरीदा 200 का था, कंपनी ने कहा हम बायबैक करेंगे 800 में, तुमने कंपनी को बायबैक दे दिया, तुम्हें फायदा कितना हो गया, 800 माइनस 200 600। तो गवर्नमेंट कहती थी इस 600 रुपए के ऊपर ना कंपनी टैक्स काटेगी, किस रेट से, 23.296% से कंपनी टैक्स काटेगी और ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034A। अभी तक ये ट्रीटमेंट था। इट मींस अगर कंपनी ने बायबैक किया 1 अक्टूबर 2024 तक तो मैं यही लो लगा के आना है। रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे अमेंडमेंट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव बेस पे अमेंडमेंट है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि बायबैक कब हुआ। अगर बायबैक हुआ 1 अक्टूबर 2024 तक, तो जितना भी फायदा हो रहा है, फायदा मतलब बायबैक प्राइस माइनस में जो आपने पैसा दिया था, फायदा हो गया 600 रुपए, उस 600 पर टैक्सेबिलिटी होगी 23.296। ये कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, फिर तुम्हारे हाथ में एग्जम्पशन है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इस पर टैक्स पे कर चुकी है। 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद अगर आपने बायबैक किया है तो गवर्नमेंट ने गेम के रूल ही बदल दिए। गवर्नमेंट ने कहा जी अब बायबैक की टैक्सेबिलिटी हम अदर सोर्स में करेंगे ही नहीं। मतलब पहले अदर सोर्स में करते थे, अब भी अदर सोर्स में करेंगे बट उस हिसाब से नहीं करेंगे जैसे पहले था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बायबैक को डीम्ड डिविडेंड बना दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बायबैक को डीम्ड डिविडेंड बना दिया शेयर होल्डर के हाथ में। अब कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। सर मतलब समझा नहीं, मतलब ये एक कंपनी ने, मान लो तुमने एक कंपनी का 200 रुपए का शेयर लिया, ठीक है, कंपनी ने कहा हम तेरा शेयर बायबैक करना चाहते हैं 800 रुपए का, क्लियर है। अब बायबैक प्राइस कितना, 800, तुमने दिया कितना, 200। अभी तक क्या था, 600 पे टैक्स था। अब गवर्नमेंट करी नहीं, अब गवर्नमेंट करी जो बायबैक प्राइस है 800, यही तेरा डीम डिविडेंड है। मतलब हम ये मान लेंगे ये तेरा डीम डिविडेंड है, इसको तू अदर सोर्स की इनकम में जोड़ दे, इस पे तू टैक्स पे करेगा। बट सर जो 200 रुपए मैंने खर्चे तो उसका क्या होगा, अब ये 200 रुपए तेरा लॉस हो गया, ये 200 रुपए अब तेरा लॉस हो गया। सर इसका मैं क्या करूंगा, जब तुझे आगे जाके कभी कैपिटल गेन अराइज होंगे, उस कैपिटल गेन से इसको तो यहां पे सेट ऑफ कर लियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट हमने अमेंडमेंट क्लास में विद क्वेश्चन भी किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में इस बार की अमेंडमेंट बन सकती है, पूरे चांस है। तो पहली बात, पहला ध्यान क्या दोगे, बायबैक किया कब है। अगर 1 अक्टूबर 24 तक है तो कंपनी 23.296 से टैक्स काटेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा और कंपनी टैक्स काटेगी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब 800 माइनस 200 600 पर। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, अब गवर्नमेंट कह रही है जितना तेरा बायबैक प्राइस है उतना ही तेरा डीम डिविडेंड है। अदर सोर्स में टैक्सेबल है स्लैब रेट से। क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा, क्योंकि डिविडेंड की इनकम नॉर्मल इनकम होती है। सर कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। सर जो 200 रुपए मैंने दिए थे उसको खरीदने के लिए, तो 200 तुम्हारा लॉस हो गया। सर उस लॉस को क्या करेंगे, जब तुम्हारा कभी कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन की इनकम से इस लॉस को सेट ऑफ कर दोगे, ये लॉस खत्म करोगे, इस तरह से ट्रीटमेंट करोगे। देखो ये बात यहां पे लिखी है, ठीक है। और ये बायबैक अगर आपका शेयर का है डोमेस्टिक कंपनी, अगर बायबैक अगर मान लो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी कर रही है, फॉरेन कंपनी जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो फॉरेन कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो फिर उस केस में कंपनी के हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। शेयर होल्डर के हाथ में क्या लगेगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। और अगर मान लो बायबैक हो रहा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जैसे मान लो ईसोप का बायबैक हो रहा है, उस केस में क्या होगा, तो फिर अगेन कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात यहां पे निकल के आ रही है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो डोमेस्टिक कंपनी का ही बनेगा कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है उस केस में क्या होगा, तो ये बात आपके यहां पे निकल के आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा सुन लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। डेट याद रखना, नॉर्मल कैपिटल गेन में डेट 23 जुलाई 24 है, बट बायबैक के लिए है 1 अक्टूबर 2024।
यहां तक का बायबैक पे ओल्ड लो है, इसके बाद के बायबैक के लिए नया लो एप्लीकेबल होगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।